हेलो एवरीवन, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखा था, हमने उनके मेरिट देख लिए थे, राइट। सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के सारे मेरिट्स हमने देख लिए थे। मैं एक बार रिकॉल कर दूं कि क्या क्या मेरिट थे, और उस मेरिट के साथ साथ में मैं अब डिमेरिट भी बताता चलूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जितने भी चीजें मैंने बताया है उसमें मेरिट और डिमेरिट, पहले मैं डिमेरिट की ही बात कर लेता हूँ। एक एक करके सारे थ्योरी रिकॉल करेंगे और उसके डिमेरिट भी बताते चलेंगे। तो मैंने पहला जो पार्ट बोला था बेटा, अगर आपको याद हो तो पहला जो मैंने बोला है वो क्या बोला है कि ये इनडिविजिबल पार्टिकल होता है। जो एटम्स है वो बहुत छोटा है और इनडिविजिबल पार्टिकल्स है। लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है बेटा। क्यों सही नहीं है सर? क्योंकि बेटा आपको अभी भी पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं कुछ, ये तो आपको पता ही है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर एटम सबसे छोटा है सर, आप कहते हो कि डाल्टन्स के अकॉर्डिंग कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, तो ये डाल्टन्स के अकॉर्डिंग एटम सबसे छोटा है। तो अगर छोटा है तो इस न्यूक्लियस के अंदर, ये तो पूरा एटम है, ये जो स्ट्रक्चर हमने बना दिया वो एटम का स्ट्रक्चर बना दिया। अगर सर एटम सबसे छोटा है तो आप ये तो मुझे बता दीजिए कि यहां पे न्यूक्लियस के अंदर ही फिर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है और यहां पे इलेक्ट्रॉन है। तो भैया अगर कोई छोटा होता तो उसके अंदर कोई थोड़ी होता। सबसे छोटा अगर कह रहे हो तो उसके अंदर भी कुछ होगा क्या? नहीं। इसका मतलब है कि एटम सबसे छोटा नहीं है, इसके अंदर भी कोई चीज है, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर। यानी कि ये एटम है, एटम के यहाँ पे अंदर में बीचों बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में कौन कौन है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो सेल्स में वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, है ना। जो ये ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमते रहते हैं। तो ये है, तो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, ये हमें अभी पता चला। स्मॉलेस्ट तो नहीं है सर। चलो पहला वाला तो आपने कह दिया सर कि जो पहला इसने दिया था रदरफोर्ड ने, उसकी तहस नहस हो गई ये थ्योरी कि पहला वाला तो भैया गलत हो गया। आइए हम दूसरे वाले की बात कर लें। दूसरा मैं बोला था कि जितने भी एलिमेंट लीजिए, इन्होंने कहा था कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन नेचर। मतलब जितने भी एलिमेंट्स ले लीजिए, अगर सेम टाइप के एलिमेंट्स आप लिए हैं, ठीक है, तो वो उसके एटम्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक, सारे चीज बराबर होंगे, है ना। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन नेचर। यानी कि मान लीजिए मैं एलिमेंट सेम लेता हूं, उन्होंने कहा था कि सेम एलिमेंट अगर आप लेते हैं तो सारे प्रॉपर्टीज बराबर होंगे। चलिए चेक करके देखते हैं। मैंने एलिमेंट सेम लिया बेटा, लेकिन मैंने ये आइसोटोप्स लिए हैं। सो आइसोटोप्स का क्या मीनिंग है, आइए समझते हैं। सो आइसोटोप्स का मतलब होता है बेटा कि जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो और जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट हो। एटॉमिक मास क्या हो बेटा? डिफरेंट हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। तो ये सभी प्रॉब्लम आइसोटोप्स में आ रहे थे। तो आइसोटोप्स तो खैर बहुत सारे हैं, मैं उसमें से एक आइसोटोप्स ले लेता हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इस हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1, इस हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1, तो एलिमेंट तो सेम हो गए। अब यहां मास देखिए तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसको बेटा हम कहते हैं प्रोटियम, है ना। एटॉमिक मास जहां पे 1 होता है उसको प्रोटियम, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सब में फिक्स है। एटॉमिक मास जहां पे 2 होता है उसको कहते हैं ड्यूटेरियम, एंड जहां एटॉमिक मास 3 होता है उसको कहते हैं ट्रिटियम। तो इस तरीके से अगर आपने देखा तो इन्होंने कहा था ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन नेचर। अगर आप सेम एलिमेंट लेते हैं तो वो सब चीज में आइडेंटिकल होंगे, सारे प्रॉपर्टीज उनके आइडेंटिकल होंगे। क्या यहाँ पे एक ये भी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा, एटॉमिक मास भी तो एक प्रॉपर्टीज है। तो एटॉमिक मास यहाँ पे तो डिफरेंट है। उन्होंने कहा था कि अगर सेम एलिमेंट लोगे तो उसका हर चीज सेम होगा। कहाँ सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। यहाँ पे तो एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 3 है, जबकि देखिए एलिमेंट का सबका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 1 ही। तो ये तो हम क्या कह सकते हैं कि ये गलत है, यानी कि दूसरी थ्योरी भी फेल हो गई। सर इसने अब तो डाउट होने लगा है कि सर क्या ये थ्योरी सही भी दिए थे या गलत सब दिए थे। तो ये 2 थ्योरी तो बेटा यहाँ पे गलत कर दिया मैंने। चलिए
मैंने क्या मतलब सब चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी थ्योरी लिखी जा चुकी है, तो ये दूसरी थ्योरी इनकी गलत हो गई। तो चलिए हम तीसरी थ्योरी की बात कर लें भैया, कि तीसरा क्या दिया था इन्होंने स्टेटमेंट। इन्होंने इसका उल्टा स्टेटमेंट दिया था बेटा। इन्होंने कहा था कि अगर आप डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो सब कुछ डिफरेंट होगा। तो चलिए चेक करके देखते हैं क्या सच में सब कुछ डिफरेंट होगा। तो आइए हम चेक करते हैं। मान लीजिए कि हमने ले लिया आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये 3 एलिमेंट ले लिए। अगर आप देखेंगे बेटा तो ये तीनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, जैसा कि सिंबल से ही नजर आ रहा है, 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अगर इसकी एटॉमिक नंबर की बात करें तो 18 है, 19 है, 20 है। बट एटॉमिक मास की अगर बात करें बेटा तो सभी की एटॉमिक मासेस क्या है? सेम है। यानी कि इन्होंने कहा कि अगर आप डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, मैंने डिफरेंट एलिमेंट ले लिया, अगर आप डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं तो सब चीज डिफरेंट होगा, कुछ सेम नहीं होगा। यहां तो एटॉमिक मास सबका सेम है, देख लीजिए सबका 40 है। इसको हम कहते हैं बेटा आइसोबार्स। आइसोबार्स यानी कि उसका उल्टा कर दीजिए, आइसोटोप्स का उल्टा आइसोबार्स, यानी कि सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास with different atomic number, different atomic number। ठीक है बेटा, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये तो डिमेरिट आ गया थर्ड वन। अब हम क्या करते हैं, इन्होंने कहा था कि अब मैं 2 मेजर जो कहना चाह रहा हूं कि इसका जो वैलिड है, ये 3 तो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। अब हम जो 4th, 5th, 6th की बात कर ले, 6 टोटल मैंने लिखवा रखे थे। तो अब मैं डायरेक्टली बात करता हूं आपको 5th एंड 6th की, क्योंकि 4th उसी में कॉमन आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहां पे हम अगर बात कर लें 4 की, तो 4 अगर हम बात करें तो ये हो गया एटम टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये सही बात है, आज के डेट में भी ये जस्ट पहले जो उन्होंने थ्योरी दिया था वो ट्रू था, और आज के डेट में टिल डेट ये थ्योरी सही है कि इन केमिकल रिएक्शन एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। है ना बेटा, एटम्स ही वैसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बेटा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला अभी भी टिल डेट सही है। और इन्होंने कहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, यानी कि हम इसको दूसरे थ्योरी में क्या बोले थे, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अगर याद हो आपको तो। ठीक है, तो उसको हम यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसी स्टेटमेंट को बेटा जो मैंने बोला ना, है ना, एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसी को आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये क्या होता है सर, बताता हूं बेटा। इन्होंने कहा कि अगर कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, उस रिएक्शन में कोई भी चीज लॉस नहीं होता, यानी कि आप जो रिएक्टेंट में लिए थे वही आपको उतने ही मास प्रोडक्ट में मिलेगा। हालांकि अभी आपको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं एक रिएक्शन के तौर पे आपको बता दूं कि कैसे आखिर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, जो कि टिल डेट आज के डेट में भी ये वैलिड है, पॉसिबल है ना। तो यहां पे देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए कि मैं एक कोई रिएक्शन ले लेता हूं CH4 प्लस O2, यहां पे O2 से रिएक्शन करवाया, तो ये हो गया बेटा CO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O। अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, कैसे ये रिएक्शन लिख रहे हैं, तो आपको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय आने दीजिए, आप भी बहुत इजी तरीके से रिएक्शंस को लिख पाएंगे। बट फिलहाल अभी ये समझने की जरूरत है कि आप इसके मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे CH4 का, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास बेटा 12 होता है। आगे चल करके मैं बताऊंगा, है ना, उसको याद करना पड़ता है। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 है, इंटू 1 इंटू 4 कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा 16। यहाँ पे CH4 का यहाँ पे टोटल ग्राम आप कह सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ CH4 है ना है। अब यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन है बेटा, है ना, 32 ग्राम है, तो
तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 लिख दीजिए इस तरीके से, ये वाला 2 के लिए, ठीक है। अब इसको एक ऑक्सीजन के लिए 16 मास, तो 2 ऑक्सीजन के लिए 32, देखो O2 है ना, तो यहाँ पे 16 इंटू 2, ये आ जाएगा आपको 64 ग्राम। आप बेटा इसको टोटल ऐड करेंगे तो यू विल गेट 100 ग्राम, है ना। तो रिएक्टेंट साइड में जब आपकी रिएक्शन हो रही थी तब आपने 100 ग्राम टोटल रिएक्टेंट लिया था। जो रिएक्शन होता है, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं एरो के लेफ्ट साइड में जो होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, है ना, रिएक्टेंट। एंड जो प्रोडक्ट यानी कि एरो के राइट साइड में जो होता है बेटा उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स है, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो आप देखेंगे इसका अगर एडिशन करते हैं तो 12 प्लस 16 इंटू 2, सो विल गेट 44, है ना। अब यहां पे इसका देख लीजिए, 2 इंटू वाटर के लिए 1 इंटू 2 प्लस 16 कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा टोटल 36, ये 36 ग्राम, ये 44 ग्राम, ठीक है बेटा। अब इसको ऐड कर दीजिए तो प्रोडक्ट साइड में भी टोटल आपको कितना मिल गया, 100 ग्राम। तो ये प्रूफ करता है बेटा मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास किसी भी तरह का लॉस नहीं हुआ है। आपने रिएक्टेंट साइड में जितना ग्राम लिया था रिएक्शन के दौरान उतने ही आपको प्रोडक्ट के साइड में मिला है, कोई भी मास लॉस नहीं हुआ है। इसीलिए सारे के सारे मास जो है बेटा वो कंजर्व रह गए हैं। क्या रह गए हैं बेटा, कंजर्व रह गए हैं। इसीलिए हम यहाँ पे इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट साइड में जितने आपने ले रखे हैं उतने ही आपको प्रोडक्ट में मिलते, कोई लॉस नहीं होता है ना। हालांकि आपका ये पूरा का पूरा रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होना चाहिए, ओके। तो ये था बेटा आपको मेरिट एंड डिमेरिट के बारे में, जो कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के द्वारा आप सीखते हैं। तो ये मैंने सारे डिमेरिट्स और मेरिट्स अब मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और इस थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए मैं ले चलता हूं आपको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बेटा। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी अब क्या कहता है, आइए इसे समझते हैं हम। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। अब हमें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को डिटेल में समझना है कि क्या है, क्योंकि डाल्टन्स का तो एटॉमिक थ्योरी हमें सुन लिया कि डाल्टन्स ने क्या क्या कहा एटम्स के बारे में, वो सब कुछ हमने सुन लिया सर। अब मुझे तो आप बस बता दीजिए कि मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे आप कहते हैं। तो मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताऊंगा बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी कि यहां पे आप ये सीख पाएंगे कि कैसा स्ट्रक्चर होता है एटम्स का। काहे कि आप जब तक इमेजिन नहीं करेंगे आप सोच ही नहीं पाओगे, फिर कर नहीं पाओगे प्रॉब्लम को। तो इसीलिए इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि नेचुरली जब कोई चीज अकरिंग होता है तो उसे स्फेरिकल शेप का जनरली मान लेते हैं लोग। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक स्फेरिकल शेप का मान लिया है, और मैं यहाँ पे स्फेरिकल शेप का बना भी देता हूँ। ये अपना न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है। और ये मैंने इस तरीके से चारों तरफ इसके ऐसा करके घुमा दिया और ये बन गया आपका क्या, सेल, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से कहेंगे आइए देखते। तो जो बीचों बीच में एटम के जो बीचों बीच में होता है बेटा उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं बोलिए, न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ एन एटम। कोई भी एटम के, ये पूरा कंप्लीट एटम है बेटा, इस एटम के सेंटर में बीचों बीच में कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है सर, तो मैंने बताया था बेटा, बहुत बार बोल चुका हूं, प्रोटॉन प्लस कौन होता है बेटा, न्यूट्रॉन। ये दो चीजें यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर होता है। और जो न्यूक्लियस के अलावा जो चीज बच जाता है बेटा, है ना, जो चीज न्यूक्लियस के अलावा जो बच जाते हैं उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। यानी कि यहां पे एक और टर्म में लिख देता हूं, दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन,
ठीक है। तो इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट और फिक्स्ड एनर्जीज। कहने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ जो देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सेल्स में हैं, ये घूमते रहते हैं फिक्स्ड एनर्जी के साथ में पूरे इसके चारों ओर। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होता है, मैंने तो एक दिखाया है, ये न्यूक्लियस के बाहर इस तरीके से सेल लगता चला जाता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होता है बेटा। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में और भी डिटेल में हम समझेंगे, बट फिलहाल अभी इतना आप जान जाइए कि ये जो आपको दिख रहे हैं सर्कल टाइप से ना, ये वाले सर्कल या ये वाले सर्कल या फिर ये वाले सर्कल, इसको एक टर्म यूज करते हैं दैट इज सेल, और इसी को दूसरे नाम से हम एक जानते हैं दैट इज ऑर्बिट। और ऑर्बिट में बेटा कौन होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है। क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है बेटा, घूमता रहता है वहां पे इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस में एकदम सिचुएटेड रहता है, बीचों बीच में सेंटर पे बैठा रहता है। कौन कौन बेटा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से आपने देखा, और इस न्यूक्लियस के पार्ट को अगर छोड़ दें, ये वाला पार्ट छोड़ दें, तो अदर पार्ट ये जो बच गए वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। सोचो ना, न्यूक्लियर रीजन क्या होगा, सिर्फ वही सर्कल जो यहाँ पे छोटा सा बिंदु है वो, उसके अलावा जो बच जाएगा वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाना है। तो जब भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोला जाए तो आपको एज्यूम करना है एक न्यूक्लियस बीच में और एक सेल कम से कम बना दीजिए, तो ये आपका एटम बन जाता है। तो एटम का अभी स्ट्रक्चर आपको दिमाग में ऐसे ही रखना है अभी तक के थ्योरी के हिसाब से। नेक्स्ट, अगर हम थोड़ी सी इसकी डेंसिटी की बात कर लें, यानी कि न्यूक्लियस के डेंसिटी की बात कर दें, है ना, रेडियस तो हमने पहले ही बता रखा था न्यूक्लियस का, है ना, फर्मी के रेंज में रहता है। ये डेंसिटी जो होता है बेटा इसका, कभी कभार पूछ लिया जाता है डायरेक्टली वैल्यू कि इसकी डेंसिटी आप लिख लीजिए कि 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी है ना, डेंसिटी है तो क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। सो 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि कितना डेंस है बेटा, आप समझ सकते हैं। ये डेंसिटी डायरेक्टली कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये वाला जरूर क्लियर होना चाहिए। तो दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन करने के लिए इतना चीज इनफ है इस लेवल पे। फिर आगे हम बढ़ते हैं, आपको फर्स्ट मैंने स्ट्रक्चर बताया, अब दूसरे में हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एन एटम। कॉम्पोजिशन ऑफ एन एटम, ठीक है। यहां पे कुछ चीजें मैं आपको याद करने को कहूंगा कि आखिर एटम में कौन कौन सी कॉम्पोजिशन होती है। तो मैंने तो पहले बता रखा है कि एटम्स में नॉर्मली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही सब तो होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, एक टेबल लिखूंगा, उस टेबल के बारे में जरूर याद रखना है आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो मैं कुछ टेबल आपके सामने बनाता हूं, दैट इज प्रॉपर्टी। एक तो प्रॉपर्टी का टेबल होगा, फिर यहां पे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरे नंबर पे मैं लिख देता हूं प्रोटॉन, एंड तीसरे नंबर पे लिख देता हूं न्यूट्रॉन। तो ऐसे करके आप बड़े इजी तरीके से बता पाएंगे, और ये आपको नो डाउट एज इट इज याद करना है। इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन आपको याद जरूर रखने हैं। इसमें याद नहीं रखोगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते बेटा इससे, इसीलिए याद रखना बहुत जरूरी है। डिस्कवरी, है ना, डिस्कोवेरी बोल सकते हो, है ना। तो डिस्कवरी किसने किया था इलेक्ट्रॉन का, बता सकते हो, जे थॉमसन, जे थॉमसन। और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी बेटा, ई गोल्डस्टीन, एंड न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी किए हैं वो साइंटिस्ट हैं जेम्स चैडविक। नेक्स्ट, दूसरे प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा, पहला प्रॉपर्टीज हमने डिस्कवरी देख लिया, दूसरा प्रॉपर्टीज जो होता है वो सिंबल बात कर लेते हैं,
क्या क्या सिंबल से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन को आज के बाद हम ई से दिखाएंगे, प्रोटॉन को पी से दिखाएंगे एंड न्यूट्रॉन को एन से दिखाएंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली चार्ज इस तरीके से दिखाते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है। नाम से क्लियर है बेटा। तो ऐसे भी इलेक्ट्रॉन आपको इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाता हुआ भी मिलेगा। तो ऐसा सिंबल देखने से आपको डरना नहीं है, समझ जाना है कि मैं किसके बारे में कह रहा हूं, वो इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, थोड़ी सी नेचर की बात कर लेते हैं। तो नेचर की अगर हम बात करें तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है, जैसा कि मैंने कहा अभी, है ना। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन है तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस क्यों आपको पॉजिटिव दिखता है, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन रहता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज रहता है ना। और न्यूट्रॉन का तो कोई काम ही नहीं है ना, तो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको कि न्यूट्रल होता है। तो नेचर इस तरीके से पता चल गया कि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और वो न्यूट्रल है। इसी तरीके से हम 4 नंबर की बात कर लेते हैं। रिलेटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो सोच लो कि सिंपली क्या कह दोगे, रिलेटिव चार्ज मैं लिखना नहीं चाहूंगा, क्योंकि रिलेटिव चार्ज अगर बोलोगे तो एक दूसरे से रिलेट करके करना है। यानी कि ये -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा बोलो, ये +1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0। तो रिलेटिव चार्ज तो यही हो गया ना, ये रिलेटिव चार्ज है। लेकिन मैं एब्सोल्यूट चार्ज लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव चार्ज पूछा नहीं जाता इन जनरल, तो फिर भी लिख दिया हूं, है ना। एब्सोल्यूट चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज यहां पे आप देखेंगे दिस इज 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलॉम। ये चार्ज का यूनिट है बेटा, कूलॉम। नेक्स्ट इसी तरीके से यहां पे सेम वैल्यू होगा बेटा, बस फर्क क्या होगा आप थोड़ा सा सोचिए, कॉमन सेंस है, थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अगर बात करें, ये अगर नेगेटिव में है तो ये वैल्यू पॉजिटिव में होगा, बस इतना ही फर्क है। दोनों का चार्ज दोनों का सेम है बेटा। आप देख लीजिए वहां पे रिलेटिव भी हमने देखा था, तो रिलेटिव में क्या देखा था, -1 और +1, चार्ज का फर्क है बस। तो यहाँ पे नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, जबकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, 0 होगा चार्ज। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं मास की, कि कितने मास होते हैं। तो ये मास की अगर हम बात करें बेटा तो ग्राम में डायरेक्टली मैं कह देता हूं। तो ग्राम में अगर कहें तो 9.01 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। नेक्स्ट इसी तरीके से हम यहां पे बोल सकते हैं 1.6725 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आप देखिए यहां पे, और इसके लिए जो चार्ज होगा ये यहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये 48 है इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसमें क्या होता है बेटा समझिएगा थोड़ा सा ठीक से। ये देखिए यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 48 है ना, बाकी चीजें सब सेम है। सो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ज्यादा मास का डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं पे अगर आ जाए तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये छोटा है ना मास में, और उससे ज्यादा तो यही बड़ा है। तो इसलिए आपको ये दिमाग में रखने की जरूरत है। कभी कभी इसके मास को ना आप सिंपल यूनिट में भी कर देते हैं, तो आपको सिंपली मैं ग्राम में बता दिया हूं, तो ग्राम वाले वैल्यू याद रखिए। ओके, ये आपके लिए काफी होगा। तो इस तरीके से आप बड़े इजी वे में ये टेबल को याद रख सकते हैं। ये टेबल आपको एनी हाउ याद रखना है बेटा। पहले हमने एक चीज याद करने को कहा था, दैट इज 1 to 30 एटॉमिक नंबर याद करने को कहा था। अब दूसरी चीज जो मैं रटने को कह रहा हूं, ये टेबल आपको याद करने को कह रहा हूं। ये टेबल एनी हाउ आप सभी को याद हो जाना चाहिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि आज ज्यादा ही लोड मैंने दे दिया है। ठीक है, यह बेटा मास था, यहाँ पे ये आपको दिमाग में रखना है, मास है ना। तो इस तरीके से हमने ये टेबल फिनिश कर लिया है, तो आप इसे अच्छे तरीके से रेडी कर लें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो हम डिटेल में फिर एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। थैंक यू।